तुम लोग वेलकम टू माय चैनल। चलो यार अगला चैप्टर पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो ये छोटी मोटी बातें हैं। एरिस्टोटल सबसे पहला बंदा था जिसने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। उसने क्या किया, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, जो कि हम बचपन में करते हैं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बताते हैं ये ट्री है, ये श्रब है। और उन्होंने एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया, जिसके पास रेड ब्लड था और जिसके पास नहीं था, उस हिसाब से उसने क्या कहा, ए नीमा जिसके पास नहीं था और जिसके पास था वो ई नीमा। इसके बाद आए लीनियस महाराज। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया। इसका भी एरिस्टोटल का भी 2 ही था। इसने क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल्स के हिसाब से अरेंज किया था, प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को जिनके पास लाल खून है और जिनके पास नहीं है। लीनियस ने क्या कहा था, एनिमेलिया और प्लांटे। इसने क्या कहा कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में कोई सिस्टम डिफरेंस नहीं बताया। इसने प्लांटे एनिमेलिया के बीच में बस ऐसे डिफरेंस बताया कि जो खाना खाते हैं वो एनिमेलिया और जो नहीं खाते वो प्लांटे। इसको नहीं पता था फोटोसिंथेसिस नाम की कोई चीज़ होती है। तो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स भी पता ही नहीं था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों? क्योंकि इसने फंगस को भी सारे जितने भी एल्गी थे, जितने बड़े प्लांट्स थे, उन सबको उठा के प्लांट में डाल दिया। क्योंकि तुम फंगस को उठा के देखोगे तो वो प्लांट जैसा ही तो दिखेगा ना, क्योंकि वो भी चलता फिरता नहीं है। और उसने फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच का भी फर्क नहीं किया। Classification of organisms into plants and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence, the two-system classification used for a long time was found inadequate. Besides gross morphology, a need was also felt for including other characters like cell structure. क्या क्या कैरेक्टर तुम्हें और इंक्लूड करना चाहिए थे यार, सेल स्ट्रक्चर इंक्लूड कर लेते। नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि हम सिस्टमैटिक्स में ऐड करते हैं ना। Classification systems for the living organism have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. ठीक है, तो उनको लगा कि यार ऐसे सिर्फ प्लांट एनिमल कह देने से नहीं होगा, हमें और भी क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो इसके बाद का इसमें गिवन नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि 2 किंगडम के बाद आया था 3 किंगडम, जो अर्नेस्ट हाइकल ने दिया था। अर्नेस्ट हाइकल ने एक और किंगडम को बीच में जोड़ दिया, प्रोटिस्टा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था अर्नेस्ट हाइकल का। उसने प्रोटिस्टा यानी कि जितने भी आपके यूनिसेलुलर होंगे, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, उन सबको उसने प्रोटिस्टा नामक ग्रुप में डाल दिया। किसने? अर्नेस्ट हाइकल ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसमें बैक्टीरिया भी था, इसमें एल्गी भी थी, इसमें वो भी था फंगस, मतलब जो यीस्ट वगैरह है वो भी था, ठीक है, और इसमें जो डायटम्स वगैरह होते हैं वो सब भी थे। प्रोटिस्टा सारे इसमें डाल दिए। फिर एक आया कोपलैंड। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 4 किंगडम किसने दिया? कोपलैंड ने। इसने क्या किया, एक मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया वालों का अलग ग्रुप बना दिया, मोनेरा इंक्लूड कर दिया, जिसमें कि सारे बैक्टीरिया को डाल दिया, मोनेरा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटिस्टा में अब सिर्फ बचे कौन, जो छोटे मोटे एल्गी थे और जो छोटे मोटे वो थे, जो डायटम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जितने प्रोकैरियोट्स थे यहाँ पे मोनेरा पे आ गए और जो भी यूकैरियोट्स थे वो बाकी सारे किंगडम में चले गए। उसके बाद एक और आया अपना, यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि अभी भी जो फंगस थी उसको अभी भी प्लांट के साथ ही रखा गया था। तो फंजाई की जो अलग क्लास बनाई गई, अलग किंगडम बनाया गया, वो किसने बनाया? अपना आर.एच. विटेकर, मोस्ट कॉमन। आर.एच. विटेकर ने बोला कि नहीं यार, फंगस को एक स्पेशल प्रिविलेज देनी चाहिए, उसके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया। तो यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की ही बात की गई है, जो कि आर.एच. विटेकर ने दी थी। उसने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया के हिसाब से बांटा था। मेन क्राइटेरियन क्या क्या था? मेन क्राइटेरियन भी पूछा जाता है। मेन क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर, सेल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। फिर से बोल रही हूँ, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो इसके बाद एक और बंदा आया, कार्ल वूज, जिसने कि 3 डोमेन सिस्टम दिया। 3 डोमेन सिस्टम में क्या था कि उसने 3 डोमेन्स बनाए थे। सुना कि 3 डोमेन्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो मोनेरा है, मोनेरा जो है बैक्टीरिया वाली, उसकी 2 डोमेन्स हैं, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया। आपको पता है ना, एक आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत ही घातक, आप उसको कैसी भी इन्वायरमेंट दे दो वो हर जगह में झेल लेते हैं। तो उसने कहा कि 3 डोमेन्स हैं, उसमें से 2 तो मोनेरा के हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। और जो थर्ड डोमेन है उसमें सारे के सारे आते हैं, यूकैरिया जिनको कहते हैं, जिनमें सारे यूकैरियोट्स आते हैं। The 3-domain system have also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdoms in the third domain, thereby a 6-kingdom classification. अब यहाँ पे टेबल गिवन है। मोनेरा जो है प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट और बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं।
सेल वॉल मोनेरा में नॉन सेलुलोसिक है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ना। प्रोटिस्टा में कुछ कुछ के पास होती है सेल वॉल, जैसे कि डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स के पास। फंगस में काइटिन की बनी होती है और प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमलिया एक इकलौता किंगडम है जिसमें किसी भी मेंबर के पास आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वही प्रोकैरियोट्स से तो इनके पास तो होगी नहीं, बाकी सबके पास होती है, प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मोनेरा में तो यार यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स तो उनमें सेलुलर है। प्रोटिस्टा भी सारे बेचारे यूनिसेलुलर होते हैं, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। फंगस में मल्टी सेलुलर आपको देखने को तो मिलता है, बट कोई टिश्यूज वगैरह नहीं बनते। प्लांट में आपको टिश्यू ऑर्गन तक की क्लासिफिकेशन मिल जाएगी। एनिमेलिया में आपको टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब कुछ मिल जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में आपको ऑटोट्रॉफिक मिल जाता है, जिसमें कीमोसिंथेटिक भी आ जाएगा, फोटोसिंथेटिक भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में आपको मिलेगा सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक। तीसरा कौन सा होता है, होलोजोइक। यहाँ पे होलोजोइक नहीं मिलता आपको। होलोजोइक मतलब पूरा एक बार में खाना लिया और उसको साबुत खाना, जैसा है वैसे का वैसे खाना और फिर उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना। सेप्रोफिटिक में क्या है कि मैंने बॉडी के बाहर ही एंजाइम सिक्रीट कर दिए और जो बाहर खाना पड़ा था उसको बॉडी के बाहर ही एंजाइम सिक्रीट किए, जादू मंत्र फूका और उसके बाद जो खाना बाहर ही डाइजेस्ट हो गया उसे निकल लिया। ये होता है सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक में क्या है कि मैं किसी और के शरीर में बेदाल बन के चिपक गई और उसका सारा न्यूट्रिशन सोख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि हम कहते हैं कि न्यूट्रिशनली मोस्ट डाइवर्स किंगडम इज प्रोटिस्टा। न्यूट्रिशनली सबसे ज़्यादा डाइवर्स किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। और सेकेंड मोस्ट डाइवर्स है ये मोनेरा, लेकिन ये मोनेरा को कहा जाता है मोस्ट मेटाबॉलिकली डाइवर्स। मेटाबॉलिकली डाइवर्स मतलब ये अलग अलग तरीके से उसको खाने को प्राप्त कर सकते हैं। और जो जैसे वो है फोटोसिंथेटिक है, तो फोटोसिंथेसिस इनके पास अलग अलग तरीके होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे प्रोटिस्टा है उसके पास ज़्यादा न्यूट्रिशन के जरिए होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉफिक भी मिलेगा, हेट्रोट्रॉफिक भी मिलेगा। हेट्रोट्रॉफिक में आपको सैप्रोफिटिक, होलोजोइक हर टाइप का न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोटिस्टा को मोस्ट न्यूट्रिशनली डाइवर्स और मोनेरा को कहते हैं मोस्ट मेटाबॉलिकली डाइवर्स, ठीक है। उसके बाद फंगस पे आ जाते हैं। फंगस जो है वो सारे हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं, सेप्रोफाइटिक या पैरासिटिक। प्लांटे में बात करें तो आपके पास होगा ऑटोट्रॉफिक ही सिर्फ, है ना, कुछ कुछ मिल जाते हैं पैरासिटिक। एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफिक एंड द मोस्ट कॉमन इज यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक। होलोजोइक मतलब साबुत खाने को चबाना, मतलब जैसे भी उसको खाने के बाद बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना। या फिर कुछ कुछ सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिवीजन का, देख लो। Let us look at this five kingdom classification to understand the issues and considerations that influenced the classification system. Earliest classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperms and their angiosperms under plants. Plant के अंदर भैया पहले कौन कौन आया करता था, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी आती थी, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया भी आते थे, फंगस भी आती थी, मॉस भी आता था, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब प्लांटे में ही आते थे। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। This placed together groups which widely differed in their characteristics. भले ही आपकी सेल वॉल कैसी भी है, सेल वॉल तो है। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organisms and multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under algae. अभी भी हम क्लैमिडोमोनास को कैसे ग्रीन एल्गी के अंडर पढ़ते हैं और स्पाइरोगारा को भी, जबकि स्पाइरोगारा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और क्लैमिडोमोनास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रुप ग्रीन प्लांट्स। या कहाँ फंगस जो बिल्कुल कतई हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक है, डेड एंड डिकिंग मैटर पे खा पी के जिंदा रहते हैं, और कहाँ पे प्लांट्स। दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। यार वॉल्स भी तो अलग अलग है। फंगस की वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स की बनी होती है सेलुलोज की। बहुत डिफरेंस है। The fungi had chitin in their cell walls, while the green plants had cellulosic cell wall. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi, यहाँ पे kingdom fungus के लिए अलग से kingdom बना दिया गया. All prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera, and all the unicellular eukaryotic organisms were placed in the kingdom Protista. Protista kingdom कौन लेके आया था? Protista kingdom? अपना अर्नेस्ट हैकल लेके आया था। मिस्टर अर्नेस्ट हैकल लेके आए थे। मोनेरा किंगडम कौन लेके आया था? कोपलैंड लेके आया था। और जो वो है आर.एच. विट्टेकर क्या लेके आया था? फंगस को लेके आया था, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला, क्लैमिडोमोनास और क्लोरेला जिनको पहले एल्गी में रखा जाता था, एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स, ठीक है भैया। पैरामीशियम एंड अमीबा जिनको पहले एनिमल्स में रखा जाता था, पैरामीशियम और अमीबा जिनको पहले एनिमल्स में रखा जाता था क्योंकि उन दोनों के पास ही सेल वॉल नहीं है।
It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification has changed. तो ऐसा चेंज आता रहता है फ्यूचर में भी, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या नई बातें पता चल रही है और क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप सामने आ रही हैं. ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें क्या क्या आ रहा है आपका मॉर्फोलॉजी आए, फिजियोलॉजी आए, रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज भी आए और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी आ जाएं. इन दिस चैप्टर हम मोनेरा और टिस्टा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे और प्लांटे और एनिमेलिया के लिए इसमें अलग से बड़े बड़े घातक चैप्टर्स बना रखे हैं. पहले आ जाते हैं किंगडम मोनेरा पे, जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं. दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूरी नहीं है कि आपकी यूनिसेलुलर हो. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप फंगस को भी कह सकते हो, जो भी आपको बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म दिखता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. और उसमें मोस्ट अबंडेंट कौन है यार? ऑब्वियसली बैक्टीरिया. बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans, where very few other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. Parasites भी होते हैं. बैक्टीरिया की अलग अलग शेप होती हैं, जैसे कि कोकस है स्फेरिकल, रॉड शेप के होते हैं बेसिलस, कॉमा शेप के होते हैं वाइब्रियम, क्या बन गई, और स्पाइरल शेप के होते हैं स्पाइरिलम. अच्छा यहाँ पे ड्राइंग बनी तो है. ये है कोकस, ये बेसिलस, ये स्पाइरिलम और ये विब्रियो. इनके एग्जांपल्स भी देख लो भैया. कोई स्ट्रेप्टोकोकस हो तो कोका ही हो गया वो. बैसिलस जैसे लैक्टोबैसिलस हो. स्पाइरिलम जैसे कि पता नहीं याद नहीं आ रहा. हाँ रोडोस्पिरिलम जैसे होता है, रोडोस्पिरिलियम. वाइब्रियो जैसे कि वाइब्रियो कोलेरी, जैसे कि कॉलेरा होता है. नो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. इस पर स्टेटमेंट क्वेश्चन आती हैं कि उनका क्या है, स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. उसके बाद कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. कहा था ना मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ये शो करते हैं. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक्स. ऑटोट्रॉफिक है. दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. दे मे बी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक. द मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स, दूसरों पे डिपेंड करने वाले. या तो वो सीधा सीधा दूसरों पे डिपेंड करे पैरासाइट बन जाए, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सैप्रोफाइटिक हो जाए. आर्की बैक्टीरिया पहला जो डोमेन आता है. आर्की बैक्टीरिया, ये जो डोमेन डिस्टिंग्विश किए ना इसने आर्की और यू बैक्टीरिया, ये किस बेसिस पे किए पता है? 16th जो राइबोसोम का जो 16S RNA होता है ना, 16S RNA के पास क्या होता है? राइबोसोम होता है ना. राइबोसोम जिससे प्रोटीन्स बनते हैं. राइबोसोम जो होता है इनके पास होता है 70S टाइप. और ये 70S टाइप जो है वो 2 सब यूनिट्स का बना होता है, 30 और 50. 30S और 50S. उसमें 30S में प्रेजेंट होता है 16S RNA. तो 16S RNA के स्ट्रक्चर की डिफरेंसेस के बेसिस पे आर्की और यू बैक्टीरिया बांटा गया. दूसरा इनकी सेल वॉल में भी डिफरेंसेस है, उसकी वजह से सेल वॉल जो है आर्की बैक्टीरिया की ज़्यादा तगड़ी है. उसमें डिटेल में क्या जाना. आर्की बैक्टीरिया, आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन है कि बहुत हार्श हैबिटेट दे दें, चाहे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया दे दें, हॉट स्प्रिंग्स दे दें, या बिल्कुल मार्शी एरिया दे दें, या बिल्कुल सी के अंदर दे दें, बहुत ही गर्म जगह पे देते हैं, कैसा भी जगह देते हैं, आर्की बैक्टीरिया हर जगह रह सकता है. दिस इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सबसे पहले जो हेलोफाइल्स हैं, हेलोफाइल्स यानी कि हेलोजेंस पढ़ा है हमने. हेलो मतलब सॉल्ट. तो जो सॉल्ट प्रिपेयर कर जो फाइल मतलब लविंग, जिनको नमक पसंद हो यानी कि हेलोफाइल्स, जो कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में रहते हो. जो हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स. थर्मो यानी कि हीट, एसिडो मतलब एसिड. मार्शी एरिया, मिथेनोजेंस जो कि उनके गट में प्रेजेंट होते हैं. रूमिनेंट्स यानी कि गाय भैंस, इन सबके गट्स में प्रेजेंट होते हैं. और वहाँ पे क्या उनके गोबर से निकल के वो बना देते हैं गोबर गैस, बायोगैस, जिसमें बहुत सारी मीथेन होती है. तब इनको मिथेनोजन का है, यानी कि मीथेन प्रोड्यूस करने वाला. इनके पास क्या है डिफरेंस, क्या है? डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं. यू बैक्टीरिया थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स हैं. यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजुलम. इनके पास कभी भी सीलिया नहीं होता. बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं होता, फ्लैजुला ही होता है. उनका फ्लैजुला भी अलग टाइप का होता है. जैसे हमारे में जो फ्लैजुला है, मतलब हमारे में नहीं, मतलब जितने भी यूकैरियोट्स में जो फ्लैजुला होता है वो बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का. किसका? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का. जबकि बैक्टीरिया में बना होता है फ्लैजुला, बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन का. फ्लैजेलिन प्रोटीन, ठीक है. तो इनका फ्लैजुला भी अलग टाइप का होता है. अब पहला इसने बताया है साइनोबैक्टीरिया के बारे में. साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं हम, बट दे आर नॉट एल्गी. इनके पास क्लोरोफिल ए होता है. कौन सा टाइप का? क्लोरोफिल ए, जो कि हायर प्लांट्स में भी होता है. क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर फॉर्म करता है. ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हैं. ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ये कॉलोनियल हो सकते हैं, ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दिखाया है, नॉस्टॉक. ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं, मरीन हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं. कॉलोनीज जो है, अगर ये आपकी कॉलोनी बना रहे हैं तो द कॉलोनीज वुड बी कवर्ड बाय, सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ.
They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen. देखो इंपॉर्टेंट टर्म सम, क्वेश्चन आ सकता है ऑल नहीं यार, सम, एनसीईआरटी कहती है सम तो सम. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया से नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. तो जिस स्पेशल सेल्स में ये काम करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने का, उसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट. यहाँ पे क्या खास बात है, इसकी ना वॉल बहुत थिक होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकता. तो हमें पता है कि नाइट्रोजन, ये जो N2 फिक्सिंग वाली कैपेबिलिटी है, उसके लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है नाइट्रोजनेज. जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, इसे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पसंद, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर सकता. तो इसलिए यहाँ पे एक थिक वॉल चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन की एक्टिविटी को, ऑक्सीजन को आने ना दे. ठीक है. दूसरा, ये वैसे तो CO2 फिक्स करते हैं ना, ये मतलब ऑटोट्रॉफ्स हैं तो CO2 फिक्स करेंगे. और जब ये CO2 फिक्स करते हैं, ये ऑक्सीजनिक वो करते हैं फोटोसिंथेसिस. मतलब ये जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगी, तो यार ऑक्सीजन रिलीज होगी तो नाइट्रोजनेज एक्टिविटी को दिक्कत होगी. तो ये वाले जो हेटेरोसिस्ट वाले सेल्स है ना, ये फोटोसिंथेसिस भी वो वाली ऑक्सीजनिक वाली नहीं करते. बट ओवरऑल जो साइनोबैक्टीरिया है ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है. बट जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भले ही शो करें, वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते. ठीक है भैया. अब हेटेरोसिस, हाँ इसके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक और एनाबिना. नॉस्टॉक एंड एनाबिना. Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the released energy for ATP production. They play a great role in recycling of nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. Heterotrophic bacteria, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन कौन से टाइप के बैक्टीरिया मिलता है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हैं. इनमें से भी मेजॉरिटी कौन से हैं? डीकम्पोजर्स हैं. डीकम्पोजर्स यानी सड़े गले खाने को खाएंगे, डिकम्पोज करेंगे. और ये कोई ना कोई ऐसा है जो कर्ड बना रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स बना रहा है, कोई नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, जैसे राइजोबियम होता है लेग्यूम्स में कर देता है नाइट्रोजन फिक्स. सम आर पैथोजेंस, यार कुछ पैथोजेंस भी हैं जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिस्टर्स कैंकर, ये सब कॉज करते हैं. कॉलेरा कौन करता है आपका? विब्रियो कॉलेरा. ठीक है. टाइफॉइड कौन करता है? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. सैल्मन मछली तो देखी होगी, मैंने भी देखी वैसे. सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री करता है. ज़ैंथोमोनास. इसमें से कभी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं एनसीईआरटी से बाहर भी. बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्शन जनरली बाइनरी फिजन या कोई भी टाइप की फिजन शो करता है, लेकिन ये कभी कभी स्पोर्स भी बना लेता है, मेनली बाय फिजन, बट समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस ऑल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो ये शो नहीं करता, लेकिन अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है जिसमें ये DNA ट्रांसफर होता है. कैसे होता है कि जैसे एक बैक्टीरिया था वो मर गया, एक बैक्टीरिया था वो मर गया, उसका जो ये DNA था ये ऐसे खाली पड़ा है, तो दूसरे बैक्टीरिया ने इसका DNA ले लिया. इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. ये सबसे पहले ग्रिफिथ नाम के बंदे ने दिखाई थी. ग्रिफिथ, इसके बारे में 12th में पढ़ते हैं अच्छे से. ठीक है. ऐसे कई तरीके होते हैं छोटे मोटे ऐसे एक दूसरे से DNA एक्सचेंज करने के, ऑल्दो कोई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं देखने को मिलती. माइकोप्लाज्मा बड़े इंपॉर्टेंट है. इनके पास बैक्टीरिया जितने भी उन सबके पास सेल वॉल होती है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं है, कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन. इनमें से भी सबसे छोटा कौन सा होता है? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. बट दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक. जनरली पैथोजेनिक होते हैं यार, जनरली दे आर पैथोजेनिक. ठीक है. किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट करने से पहले देखो ये 2019 का क्वेश्चन है. इसमें क्या बोल रहा है? मैच द फॉलोइंग हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथानोजन, साइनोबैक्टीरिया. तो हेलोफाइल्स कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? सॉल्टी एरियाज में. A का 4th है, A का 4th एक ही ऑप्शन में, तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. थर्मोएसिडोफिल्स कहाँ मिलेंगे आपको? हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलेंगे. B का 1 है, B का 1 है जी हाँ ठीक है. C का 3 है, C का 3 है मिथानोजन गट्स ऑफ रिमिनेंट्स, गाय भैंस के गट्स में मिलेंगे. ठीक है. D का 2 है, साइनोबैक्टीरिया एक्वेटिक मिलेंगे, ये भी ठीक है जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? सैकेरोमाइसिस, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. तो यार माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया ही है, नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया तो वो है, साइनोबैक्टीरिया है तो वो है. सैकेरोमाइसिस कौन है? यीस्ट है. यीस्ट होता है क्या? प्रोकैरियोट है? नहीं यार वो तो फंगस है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस? एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में कौन मिलता है? तो कौन मिलता था? आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं. आर्की बैक्टीरिया जब भी कोई एक्सट्रीम कंडीशन की ना वहाँ आर्की बैक्टीरिया तो होंगे ही होंगे. और क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल. ग्लाइकोकैलिक्स हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स उसको स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है. Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animals, and can survive without oxygen? अभी हमने पढ़ा कौन? Mycoplasma. Which of the following structures are not present in prokaryotic cell? Ribosome, mesosome, nuclear envelope, plasma membrane. तो यार प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती.
द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स, ये तो सेल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें फिम्बरी आता है. आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन ही होगी. मैं बताता ना, आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा तगड़ी होती है. मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, क्या होगा बताओ. मैंने बताया सीलिया किसी बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलता. पिलाई और फिम्बरी मूवमेंट में हेल्प नहीं करते, तो कौन बचा, फ्लैजिला. अगर किसी के पास है भी तो वो फ्लैजिला ही होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर. अगेन आपको कैसी मिल गई, एक खतरनाक वो जो सिचुएशन मिल गई ना, कोई हार्श हैबिटेट मिल गया कि यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सैप्रोफाइटिक फंगस, आर्की बैक्टीरिया. आंख बंद करके लगा दो. स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक आर एकाइनीड्स, हेट्रोसिस्ट, हार्मोगोनिया नोडुल्स. भैया हेट्रोसिस्ट था, अभी देखा था. The most abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as cyanobacteria, archaebacteria, chemosynthetic autotrophs, heterotrophic bacteria. यार दही बनाने के लिए जो हमें चाहिए वो चाहिए लैक्टोबैसिलस है ना, लैक्टोबैसिलस. और अगर वो हमारा दही बनाने के लिए आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो हेटरोट्रॉफिक ही होगा ना. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सिंपल सी बात है. एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होगा. द साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी. तो बच्चा जानता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं इसको. अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ्स. तो यार देखते जाते हैं. लैक्टोबैसिलस अभी हमने देखा यार हेटरोट्रॉफ है. नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो है ऑटोट्रॉफ. कारा ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसिया में आता है, वो भी होता है. नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, ये भी है, मतलब नाइट्रिफिकेशन करता है, सॉरी. नाइट्रोसोमोनास. नाइट्रोबैक्टर वो भी है ऑटोट्रॉफ. हम ये उसमें देखते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले में देखते हैं. स्ट्रेप्टोमाइसिस नहीं. सेकेरोमाइसिस जो है वो तो यीस्ट है, उसको छोड़ो. ट्राइपेनोसोमा वो भी नहीं, वो तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, मतलब कोई पैरासाइट ही होगा. पोरफायरा ये भी एक क्या है, रेड एल्गी है, तो ये भी है. वॉल्फिया एक वो है, एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म. तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6, हाँ ना 6 हो गया ना, तो 6 इज द आंसर. इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स इज, क्या यूकैरियोटिक, यू बैक्टीरिया में देयर इज अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स अ यूकैरियोटिक सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या सेल वॉल. सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या राइबोसोम. आई थिंक राइबोसोम ही होगा, क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो चाहे आपका यू बैक्टीरिया हो या आपका चाहे बैक्टीरिया हो या फिर वो हो यूकैरियोट हो, सब में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स. न्यूक्लियस तो उसमें नहीं होता, यू बैक्टीरिया में नहीं होता. सेल वॉल भी जरूरी नहीं है सब में हो. नहीं यार, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा, सॉरी. इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इसमें बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में सेम है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबका सेम ही होता है. सेल वॉल तो फिर भी अलग होती है ना, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, उसमें सेलुलोज की बनी है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबका सेम होता है. राइबोसोम्स यार उसमें 70s टाइप होते हैं और हमारे में क्या है 80s टाइप होते हैं, तो डिफरेंस है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड बी द आंसर. ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मेथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन सल्फर रॉक, पोल्यूटेड स्ट्रीम, हॉट स्प्रिंग, कैटल यार्ड. यार वो तो जनरली गाय भैंसों के उसमें मिलते हैं ना, पेट में मिलते हैं, तो कैटल यार्ड में होगा. इट्स बिगिन विद किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, मतलब उनके पास एक डेफिनेट न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसके अराउंड, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होंगी. But the boundaries of this kingdom are not well defined, but may be a photosynthetic protist to one biologist, maybe a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, and euglenoids, slime molds, and protozoans in the protista. अब देखो जैसे ऊपर वाली लाइन का क्या मतलब है, जैसे कि क्लोरेला है, अरे यार क्लोरेला है, जैसे कि क्लैमाइडोमोनाज है. ये कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई वो यूनिसेलुलर तो उनको प्रोटिस्टा में रखो, और कुछ कहते हैं नहीं यार वो तो उनके पास तो क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उनको प्लांट में रखो. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक. जनरली ये लोग एक्वेटिक होते हैं. This kingdom forms a link with others dealing with plants, animals and fungi. देखेंगे भाई कैसे. Being eukaryotes, the protostem cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protista reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation. Chrysophytes. Chrysophytes में आते हैं आपके diatoms और desmids, जिनको golden algae कहते हैं. They are found in fresh water as well as marine environment. फ्रेश वाटर और मरीन इन्वायरमेंट मिलते हैं. माइक्रोस्कोपिक हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स. इनके पास कभी भी फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला नहीं होता. और यार साइनोबैक्टीरिया के पास भी कभी भी फ्लैजिला नहीं होता, याद रखना. फ्लैजिला इनके पास, डायटम्स के पास नहीं होता. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ये बहुत सारी फोटोसिंथेसिस करते हैं. इनकी जो सेल वॉल है ये कैसी बनी हुई है, 2 ओवरलैपिंग शेल्स, यानी कि जैसे सोप बॉक्स टाइप अरेंजमेंट, जैसे एक ऐसा और एक ऊपर से ऐसा, ठीक है. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. आप कभी भी इनको तबाह नहीं कर सकते, मतलब वो मर जाएंगे लेकिन इनकी सेल वॉल तबाह नहीं होगी. Thus diatoms
have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous earth. इसके बड़े सारे काम है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन वगैरह वगैरह में. और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन. ओशन में सबसे ज़्यादा खाना बनाने का काम किसका है? डायटम्स का है. ठीक है. डायनोफ्लैजिलेट्स शक्ल देख लो भैया. डायनोफ्लैजिलेट्स और मोस्टली मेरीन. वो लोग क्या थे? फ्रेश वाटर में भी मिल रहे थे. ये लोग मोस्टली मेरीन है. फोटोसिंथेटिक तो है ही है. और ये अलग अलग कलर के पाए मिलते हैं आपको, जैसे कि येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट. द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. Most of them have two flagella. One lies longitudinally and the other transversely. मतलब एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा. Perpendicular इन दोनों एक दूसरे के. हाँ जी. Very often red dinoflagellates undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red. इसको कहते हैं red tides. जैसे एग्जाम्पल है इसका रेड डायनोफ्लैजिलेट का गोनीलॉक्स. गोनीलॉक्स जो है पूरे उसको सी को ही रेड कर देता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? रेड टाइड्स. टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज मेंबर्स में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज. जैसे गोनीलॉक्स कैटिनेला. गोनीलॉक्स कैटिनेला नाम का एक बंदा है, मतलब एक डायनोफ्लैजिलेट है जो कि बड़ा खतरनाक टॉक्सिन बनाता है जिसका नाम है सेक्सी टॉक्सिन. या दिस टॉक्सिन इज क्वाइट सेक्सी. क्या लिखा भी नहीं जाता. सेक्सी टॉक्सिन है ना. सेक्सी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि वहाँ की मछलियों को भी मार सकता है. ठीक है. तो इसके पास ही वो है ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ऊपर वाली फोटोसिंथेसिस कर रहा है. इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स इन दोनों को कहते हैं. ओशियंस में जो प्रेजेंट होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट जैसे. ठीक है. यूग्लिनॉइड्स जो हैं ये भी फ्रेश वाटर होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपको ये गंदे पानी स्टेगनेंट वाटर में मिलेंगे, रुके हुए पानी में. इनके पास सेल वॉल नहीं होती. सेल वॉल इज एब्सेंट. इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल इनके पास एक प्रोटीन की लेयर है जिसको कहते हैं पेलिकल, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. इसके पास भी दो फ्लैजिला हैं. देखो एक फ्लैजिला ये रहा और एक फ्लैजिला ये रहा. कुछ बुक्स में एक ही फ्लैजिला बना हुआ होता है, लेकिन भाई इनके पास दो फ्लैजिला हैं. दो फ्लैजिला, एक छोटा एक लंबा है. वन शॉर्ट वन लॉन्ग. इनके पास ही फोटोसिंथेसिस है, लेकिन ये क्या है? जब इनके पास लाइट है तब तो ये फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेंगे खुद ही. ठीक है. जब इनके पास लाइट नहीं है तो ये क्या करेंगे? दूसरों को मार के खा जाएंगे. तो ये लोग क्या है? मिक्सोट्रॉफ्स हैं. ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफ बन जाते हैं और वैसे हेटेरोट्रॉफ्स बन जाते हैं. इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर अगेन आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स. तो हमारे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स तीनों ही क्या थे? फोटोसिंथेटिक थे. ऊपर वाले जो दो थे डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स, दोनों के पास ही क्या था? सेल वॉल थी, सेलुलोसिक सेल वॉल थी. क्राइसोफाइट्स यानी कि डायटम्स वगैरह में सिलिका भी था, उनकी सोप बॉक्स टाइप अरेंजमेंट था. डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या आपकी पेक्टिन होती है बीच बीच में. ये जो सेल वॉल है इसके बीच बीच में पेक्टिन की स्कल्पचर्स होती हैं. ठीक है. और इसमें डायटम्स में कभी भी किसी भी स्टेज में फ्लैजिला नहीं होता. दे पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर. लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स के पास दो फ्लैजिला हैं. यूग्लिनॉइड्स का एग्जांपल है यूग्लिना. वेरी गुड. स्लाइम मोल्ड्स. तो जो हमने पहले 3 पढ़े, दे आर लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम, है ना. ये इसको प्रोटिस्टा को प्लांट किंगडम से लिंक कर रहा है कि यार ये फोटोसिंथेटिक है. स्लाइम मोल्ड्स जो है ये सेपरोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं. सेपरोट्रॉफिक तो जनरली फंगस होती है ना, तो ये फंगस से आपको रिलेट करेंगे, मतलब आपको नहीं, प्रोटिस्टा को. द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स engulfing organic material. Under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium. यहाँ प्लाज्मोडियम बन रखी है. जब इनका अच्छा कंडीशन होता है, लाइफ अच्छी चल रही है, तब ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स. जब इनकी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही होती तब ये यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं जिसके अंदर बड़े सारे स्पोर्स भरे होते हैं. ये फ्रूटिंग बॉडी टूटेगी और इसमें से स्पोर्स निकल जाएंगे. इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, लेकिन इनके जो स्पोर्स है उसके पास ट्रू सेल वॉल, सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. तो ये स्लाइम मोल्ड अकेला ही सारे उनको किंगडम्स को रिप्रेजेंट करता है. स्लाइम मोल्ड खुद को किसकी तरह? फंगस की तरह, लेकिन इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है. तो सेल वॉल ना होना एनिमल्स का वो कैरेक्टर हो गया, लेकिन इसके स्पोर के पास सेल वॉल है तो ये एक प्लांट का वो भी कैरेक्टर भी हो गया. तो इसके पास बड़े सारे सबके कैरेक्टर्स मिल जाते हैं. फ्रूटिंग बॉडी अगेन एक फंगस का कैरेक्टर है. Spores possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years, even under adverse conditions. The spores are dispersed by air currents. अगला ये सुंदर सा बना हुआ है आपका पैरामीशियम. प्रोटोजोन्स. ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स. अब जो ये प्रोटोजोन्स हैं, ये प्रोटो मतलब पुराने और जोन्स मतलब एनिमल्स, पुराने टाइप के एनिमल्स जिनको पहले एनिमलिया में रखा जाता था, फिर जब ये प्रोटिस्टा आ गया तो प्रोटिस्टा में रखने लग गए. ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं. ये या तो दूसरों के प्रेडेटर्स होंगे या पैरासाइट्स होंगे. दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स. एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये 4 ग्रुप से बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स.
प्रोटोजोन्स, या तुम्हें पता है अमीबा कैसा होता है, गंदा सा होता है। इसके पास सूडोपोडिया होते हैं, अपनी टांगे फैलाता है और कहीं भी चला जाता है जहाँ इसको जाना होता है। ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में मिलता है। द मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। इससे पहले सिलिका कहाँ देखा था हमने, कहाँ देखा था, डायटम्स में देखा था ना, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ पे भी मरीन वाले फॉर्म्स के पास सिलिका शेल्स होंगे। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासिटिक। एंटामीबा जो है वो अमीबाइसिस नाम की बीमारी कॉज करता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका अमीबाइसिस कॉज करता है, जिसमें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट हो जाती है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनके पास फ्लैजिला है, ट्राइपेनोसोमा इसका एग्जांपल है, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। सिलिएटेड प्रोटोजोन, जिनके पास सीलिया होगा, ये जनरली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक है actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface. Coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to be steered into the gullet. Example is paramecium. वो जो सुंदर सा पेरामीशियम बना हुआ था, ये देखो, ये जो इसका मुंह बना है, इसको कहते हैं गलेट, जिससे खाना अंदर आता रहता है। ये छोटे छोटे से सीलिया बने हुए हैं, इसकी पूरी सरफेस को कवर कर रहे हैं। इसके पास 2 टाइप के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, और सबसे अच्छी बात है, इसके पास 2 न्यूक्लियस भी होते हैं। फिर आता है सबसे खतरनाक वाला, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स ये मूव ही नहीं करते, और ये जो है ये हमेशा एक्टोपैरासाइट्स हैं। ये एक्टोपैरासाइट्स है, दूसरों की बॉडी के अंदर रहेंगे, एक्टोपैरासाइट। ये इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। मोस्ट नोटोरियस है इसमें प्लाज्मोडियम, बड़ा बदमाश है, ये दूसरों को मलेरिया कॉज करता है। और मलेरिया में भी, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में भी सबसे खतरनाक जो है वो है पी फॉल्सीफेरम, जो कि आपका मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। ये हम पढ़ते हैं 12th में। किंगडम फंजाई। Which of the following organisms are chief producers in the oceans? Chief producers कौन है? डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है आपकी ये डायटम्स करते हैं। Ciliates differ from all other protozoans in having flagella। या ciliates नाम है तो इसके पास flagella तो होगा नहीं। Having contractile vacuole, having 2 type of nuclei, having pseudopodia for capturing prey। Contractile vacuole, having 2 type of nuclei। यार कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो शायद अमीबा के पास भी होता है। 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ सेम है, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियर। मैंने कहा ना पैरामीशियम जो है ये मुंह खोलने वाला, इसके पास 2 न्यूक्लियर होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा सा। ठीक है। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइमोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। अभी अभी देखा था यार, किस में थे? मोनेरा में तो कतई ना थे, प्रोटिस्टा में थे, तो प्रोटिस्टा हो गया आंसर। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स द सेल वॉल्स हैव 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट इनटू ईच अदर? क्राइसोफाइट्स में थे, डायटम्स में। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। क्लेमाडोमोनास और क्लोरेला को अब प्रोटिस्टा में रखा जाने लगा है, पहले उसको एल्गी यानी कि प्लांटे में रखा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? पैरामीशियम जो है वो तो है ही प्रोटोजोन। एशेरिचिया कोलाई, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, तो वो तो प्रोकैरियोट होगा। यूग्लिना वर्डिस, यूग्लिनोइड्स तो होते ही हैं। अमीबा अगेन होता ही है, तो ई कोलाई इसका आंसर हो गया। Which one of the following is not an example of eukaryotic cell? ये तो देख लिया। Single celled eukaryotes are included in। Single celled eukaryotes है प्रोटिस्टा में included होते हैं। Which one of the following is a slime mold? Physarum, Thiobacillus, Anabina, Rhizopus। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस टाइप क्वेश्चन है, मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी टाइप्स। तो देखो यार, थायोबैसिलस, बैसिलस मतलब बैक्टीरिया होगा। राइजोपस तो नाम सुना होगा आपने, फंगस होता है। एनाबिना हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया होता है। तो बचा कौन यार? फाइसीरम ही बचा ना, इतना तो तुक्का लगा ही सकते हैं कि फाइसीरम ही होगा, वही है वैसे आंसर। द थैलॉइड बॉडी ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज प्लाज्मोडियम। वो जो होता है जब उसकी फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम ही तो बनाता है। फंगस आपके बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत बड़े भी हैं। फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम क्योंकि इसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंगस ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड rotten fruits। द कॉमन मशरूम यू ईट आर एंड टोadstools आर आल्सो फंजाई, वो तो पता है हमें। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। ये किसकी वजह से दिखते हैं आपको? ये दिखते हैं आपको एल्ब्यूगो नाम के फंगस की वजह से। सम यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। इसको वो क्या कहते हैं? बेकर्स यीस्ट या फिर ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। अदर फंजाई कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया ग्रामिनिकोला। पक्सीनिया। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलियम नोटाटम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको वार्म और ह्यूमिड जगह पसंद है, तभी हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, बाकी सारे फंजाई क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं।
इनकी बॉडी लंबी लंबी है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कहते हैं हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे को कहते हैं माइसिलियम। ये अपना बड़ा सुंदर सा मशरूम है, इसकी बहुत सारी वो होती हैं ऐसी रूट्स जैसा बिखरा हुआ होता है। तो हर एक ये जो एक नेटवर्क ये है, एक टांग है, इसको हम कहते हैं हाइफे। और जो पूरा जो इसने नेटवर्क बना रखा है, गुच्छा बना रखा है ना, इसको हम कहते हैं माइसिलियम। Some hyphae are continuous tubes filled with multi-nucleated cytoplasm। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो हाइफा है इसमें कोई सेल वॉल ही नहीं बनी हुई है, हाइफा एक पूरा लंबा चला जा रहा है, इसमें कोई बीच बीच में वॉल नहीं है, तो पूरी जगह साइटोप्लाज्म फैला हुआ है और बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें तैर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी सेल वॉल नहीं है, आपका न्यूक्लियस ऐसे ही इसमें साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। Others have septate or cross wall in their hyphae. The cell walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substrates and hence are called saprophytes. Those that depend on living plants and animals are called parasites. कुछ parasites भी हैं. They can also live as symbionts in association with algae such as lichens. इनको हम अलग ही organism की तरह पढ़ लेते हैं. और with roots of higher plants such as mycorrhiza. Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission, budding. Asexual reproduction is by spores. Spores कौन कौन से होंगे आपके पास? कोनिडिया हो सकता है, जो मोस्ट कॉमन है यहाँ पे कोनिडिया। मोस्ट कॉमन स्पोर फंजाई में होता है कोनिडिया। स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospore, basidiospore। तो यार ये समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो फंगस है उसकी कुछ क्लासिफिकेशन होती है। फंगस की अलग अलग क्लासेस, बड़ी सारी क्लासेस होती हैं। फंगस की कुल 4 वो है क्लासिफिकेशन। पहला है फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, इसमें जो फाइकोमाइसिटिस है वो मोस्ट प्रिमिटिव है। फाइकोमाइसिटिस में अगेन 2 टाइप के आते हैं, oomaisitis और zygomaisitis। ठीक है, इसमें oomaisitis सबसे पुराना है। oomaisitis को एल्गल फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसके पास जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की ही बनी हुई है। ठीक है, बाकी जो है बाकी में वही कार्टिन की बनी होगी। तो आपका जो कोनिडिया है ये आपको देखने को मिलता है इसमें एस्कोमाइसिटिस में आपको कोनिडिया देखने को मिलता है। कोनिडिया जो वो है oomaisitis है उसमें आपको मिलता है oospores। oomaisitis में जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं। जू यानी कि मोटाइल, तो आपको मोटाइल स्पोर्स सिर्फ और सिर्फ oomaisitis में देखने को मिलेंगे, जूस्पोर्स। जाइगोस्पोर में मिलता है स्पोरेंजियोस्पोर। बेसिडियोमाइसिटिस थे उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और ड्यूट्रोमाइसिटिस में वही होती है, कोनिडिया वगैरह से हो जाती है। तो कोनिडिया से कहाँ पे हो रही है? कोनिडिया से हो रही है एस्कोस्पोर्स में और कुछ ड्यूट्रोस्पोर्स में, मतलब मोस्टली जो ड्यूट्रोमाइसिटिस में, एस्कोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस में जनरली होती है। स्पोरेंजियोस्पोर्स से हो रही है किसमें? जाइगोमाइसिटिस में। और जूस्पोर्स से हो रही है इसमें oomaisitis में। oomaisitis, ये जाइगोमाइसिटिस और ये एस्कोमाइसिटिस। और बेसिडियोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो oospores से लिखा है, ये oospores से कहाँ हो रही है? oomaisitis में हो रही है। जो एस्कोस्पोर्स लिखा है इसकी वजह से एस्कोमाइसिटिस में हो रही है। बेसिडियोस्पोर्स की वजह से बेसिडियोमाइसिटिस में होगी। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज जिसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं। सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। देख लेते हैं जी। पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी, तीसरा है मियोसिस। प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। दूसरा है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी, या तीसरा है मियोसिस। क्यों मियोसिस? क्योंकि आपके जितने भी फंगस हैं, ऑल फंगसेस आर हैप्लॉइड, ऑल फंजाई आर हैप्लॉइड। और जो जाइगोट होता है वो हमेशा यूनिवर्सली डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट से जब ये बनना होगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनना होगा, तब क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन बोले तो मियोसिस। ठीक है, तो when a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। 2 hyphae ही आपस में फ्यूज हो गए और एक सिंगल हाइफा बन गया। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, मैं बताती हूँ क्या कह रहा है। एक तो ये कह रहा है कि 2 हाइफे आपके फ्यूज हो गए, एक सिंगल हाइफा बन गया। अब इनका जो न्यूक्लियस होगा जनरली ये N है और ये भी N है। जनरली मतलब कुछ फंगस में तो ये सीधा ही कंबाइन करके डिप्लॉइड सेल बना देता है। ठीक है, ये जो है ये एक ही सिंगल वो बन गया, सिंगल न्यूक्लियस बन गया, जो कि 2N हो गया। अब N 2N हो गया। ठीक है, ऐसा देखने को आपको सिर्फ मिलता है फाइकोमाइसिटिस में। जबकि जो वो है एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस जो ज़्यादा एडवांस है, उनमें क्या देखने को मिलता है? एक डाई कैरियन फेज देखने को मिलती है, जिसमें आपका जो एक हाइफा था उसके आजू बाजू बहुत सारे हाइफे होंगे। ये वाला हाइफा जो था ये आपका 2N हो चुका है, मतलब N+N तो हो चुका है। अब ये आजू बाजू वाले हाइफों को भी 2N बना देगा, N+N बना देगा, N+N ये सबको बना देगा। तो ये खुद तो डाइकैरियोटिक है ही,
डाइकैरियोटिक मतलब दो दो वो है इसके पास न्यूक्लियस है, ये अपनी डाइकैरियोटिज्म जो है सब में बांटेगा, इसको कहते हैं डाइकैरियोफेज। Later the parental nuclei fuse and the cells become diploid. The fungi forms fruiting bodies in which reduction division occurs. So reduction division यानी कि meiosis कहाँ पे हो रही है? fruiting bodies में reduction division हो रही है। इसके बाद haploid spores बन जाएंगे जिनकी germination से organism बन जाएगा। The morphology of the mycelium, mode of spore formation, fruiting bodies form the basis of classification. क्या क्या है morphology of mycelium? Morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies की वजह से हम इसको classify करते हैं। Phycomycetes. Members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood. मतलब जो oomacetes है वो जनरली aquatic habitat से मिलते हैं, oomacetes लिख लेना, और ये जो है zygomacetes जो है वो जनरली और चीज़ों पे मिलते हैं, decaying wood या फिर bread वगैरह पे मिल जाएंगे। Moist और damp places में मिलते हैं। Obligate parasites हैं, या तो moist और damp places से मिलेंगे या फिर as an obligate parasite मिलेंगे। Mycelium is aseptate and cynocytic. Mycelium के बीच में कोई भी डिवीजन नहीं है, वो है सिनोसिटिक है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैर रहे होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, जूस्पोर्स किसमें होते हैं? oomacetes में, और बाय एप्लानोस्पोर्स, नॉन मोटाइल को एप्लानो कहते हैं। दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। एंडोजेनसली मतलब क्या होता है कि आपका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, थैली लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके स्पोर्स बन रहे होंगे, कोई स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे होंगे, तो हम उसको कहेंगे एंडोजेनस। या फिर जैसे कोनिडिया होता है, कोनिडिया में क्या होता है कि ये है आपका स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्पोर्स जुड़े हुए हैं ऊपर, तो इसको कहेंगे एक्सोजेनस। और अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एंडोजेनस। ठीक है, तो यहाँ पे एंडोजेनसली स्पोर्स बनते हैं। जाइगोस्पोर्स आर फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जाइगोस्पोर क्या है? जो गैमीट्स के बनने की वजह से हम जाइगोट कहते हैं, जाइगोट है। Zygote is formed, zygospore is formed by the fusion of two gametes. These gametes are similar in morphology, isogamous, or dissimilar, anisogamous और oogamous. पता है ना, अगर सेम टाइप के गैमीट्स हो आपको तो उसको आइसो कहते हैं, अलग टाइप को तो एनाइसो, और एक बहुत बड़ी हो फीमेल और मेल जो है वो छोटा सा है, मोटाइल है, तो उसको कहेंगे oogamous. कॉमन एग्जाम्पल्स हैं म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। म्यूकर जो है ब्रेड मोल्ड मेंशन एलियर। एल्ब्यूगो जो है वो है वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड कॉज करता है। एस्कोमाइसिटिस को आप कॉमनली कहते हो सैक फंजाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो एक ही सैक जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसके अंदर सारे आपके एस्को स्पोर्स अरेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं। ये मोस्टली मल्टीसेलर हैं, जैसे कि यीस्ट है यूनिसेलर होगा, सेपरोफाइटिक हैं, डीकम्पोजर्स हैं, पैरासिटिक हैं, कॉप्रोफिलस यानी कि गोबर खाने वाले। कॉप्रो मतलब गोबर और फिलस मतलब प्यार, जिनको गोबर से प्यार हो। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। वहाँ पे क्या था? ए सेपरेट था, यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे बीच में आपकी वॉल बन चुकी है, कोई भी आपका वो नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कोई कंडीशन नहीं है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, ने बताया ना, एक्सोजेनसली ऊपर जुड़ा हुआ होगा बस, और ये जिस स्टॉक पे जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे? कोनिडियोफोर। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स व्हिच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली। एसेक्सुअल स्पोर्स तो भैया कोनिडिया थे जो कि एक्सोजेनसली बन रहे थे, लेकिन जो वो है आपके सेक्सुअल स्पोर्स है वो है एस्कोस्पोर्स जो कि बनेंगे एंडोजेनसली, किसी ना किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे, इसलिए तो उसको सैक फंजा कहते थे। और उसके बाद एस्कोकार्प्स बनेंगे, यानी कि फ्रूटिंग बॉडी बनेगी एस्कोकार्प। इसके एग्जांपल्स एस्परगिलस जिसको लोग खाते भी हैं, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा क्रासा या न्यूरोस्पोरा जो है ये इसको कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्योंकि पहले वो नहीं था, फंगस का तो अलग से किंगडम था नहीं ना। ड्रोसोफिला आपको पता है इसके ऊपर, ड्रोसोफिला वो उसमें एनिमल्स में, और न्यूरोस्पोरा फंजाई में, इन पे बहुत ज़्यादा वो की गई है, जेनेटिक स्टडीज़ की गई है। मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड एज डेलिकेसीज। मॉरल्स और ट्रफल्स जो है वो मशरूम जैसे होते हैं, बट है इसके एस्कोमाइसिटिस के, बट वो भी खाए जाते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस कॉमनली नोन फॉर्म्स आर बेसिडियोमाइसिटिस। मशरूम्स जिन्हें हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, हमें फंजाई जब भी आता है तो दिमाग में मशरूम ही आता है ना, तो मशरूम जो है बेसिडियोमाइसिटिस के हैं। उसके अलावा ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स। ब्रैकेट फंजाई जो पेड़ है ना इसकी, उसके बीच में जो बीच में वो नहीं बन जाते, कुछ ऐसे गड्ढे खोखले से पार्ट्स बन जाते हैं, उनमें रहते हैं, तो उनको इसलिए कहते हैं ब्रैकेट फंजाई। ठीक है, दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। रस्ट एंड स्मट। रस्ट फंजाई कौन है? पक्सीनिया हमने देखा था ना, वीट में रस्ट कॉज करी थी पक्सीनिया, CIA। और स्मट फंजाई किसे कहते हैं? तो उस्टिलागो, USTILAGO, यहाँ पे लिखा तो है उस्टिलागो और पक्सीनिया। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट। द सेक्सुअल
ए सेक्शुअल स्पोर्स यहाँ पे नहीं मिलते, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन है। फ्रेगमेंटेशन तो होती है लेकिन ए सेक्शुअल स्पोर्स नहीं बनते। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है। प्लाज्मोगेमी जो है वो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के थ्रू होती है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। Karyogamy and meiosis takes place in basidium consisting of producing 4 basidiospores. The basidiospores यहाँ पे जो sexual spores हैं basidiospores ये exogenously produce हो रहे हैं on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. Some common examples are agaricus, mushroom, ustilago, smut, puccinia, rust. इनके पास sexual organs, sexual reproduction तो है, sex organs नहीं है, ठीक है, और जो वो है जो spores ही बन रहे हैं वो भी exogenously बन रहे हैं, बनने तो हमें क्या। ड्यूट्रोमाइसिटिस कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई इम्परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि इनकी सिर्फ एसेक्सुअल फॉर्म ही नोन है, सेक्सुअल फॉर्म अभी मतलब इनको कभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हुए नहीं देखा। अगर इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए कोई तो हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं किसी और उसमें, जैसे कि एस्कोमाइसिटिस में या फिर बेसिडियो में, डिपेंडिंग अपॉन इसकी फीचर्स किससे मैच कर रही हैं। It is also possible that the asexual vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes and the sexual stage under another. भाई क्या पता, हमें पता ही ना हो वो सेमी फंगस है और जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था तब हमने उसे किसी और उसमें क्लास में डाल दिया, और जब वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था तब हमने उसे यहाँ पे डाल दिया। Later when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect यानी कि sexual stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidiomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by asexual spores such as Conidia. Conidia से ही reproduce करते हैं। Conidia से कौन कौन कर रहा है, एक तो Ascomycetes और एक ये Deuteromycetes। क्या है, द माइसिलियम में सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। हाँ भाई, जो ए सेप्टेट माइसिलियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटिस में ही देखने को मिलता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासिटिक व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर्स, जो कि मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। इनके एग्जांपल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स में आज तो ऑड वन आउट पहचानो यार। तो क्या एग्जांपल है, ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ऑल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। Kingdom Plantae, Plantae में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly known as plants. A few members are partially heterotrophic such as insectivorous plants, bladderwort और Venus flytrap इसके एग्जाम्पल है। कसकटा जो है एक वो है, क्या है, पैरासिटिक प्लांट है। इसके अलावा आपके पास और भी पैरासिटिक प्लांट होते हैं, अरे यार हट, और भी पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि ओरोबैंके लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में इनके नाम। स्ट्राइगा, तो तुम पूछोगे कहाँ लिखे हैं, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी प्लांट्स की वहां पे लिखे हुए हैं ओरोबैंके और स्ट्राइगा का नाम, कि ये भी क्या है, ये भी पैरासिटिक है। कसकटास, स्ट्राइगा, ये सब ओरोबैंके, ये सब भी पैरासिटिक है। Plant cells have a eukaryotic structure with prominent chloroplast, cell wall mainly made up of cellulose. You will study eukaryotic cell structure in detail in chapter 8. Plantae includes algae, bryophytes, pseudophytes, gymnosperm, and rhizome. Life cycle of plants have two distinct phases: the diploid sporophytic and haploid gametophytic. Gametophytic यानी गैमीट को बनाने वाला, स्पोरोफिटिक यानी स्पोर को बनाने वाला। तो गैमीट जो है वो गैमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक बॉडी बनाती है। मतलब कैसे, गैमेटोफिटिक जो है बॉडी वो बनाती है गैमीट्स बनाती हैं। ये गैमीट्स मिलके बनते हैं क्या, जाइगोट बनते हैं, जाइगोट। और ये जाइगोट जो है वो थोड़ा ग्रो होके पहले स्पोरोफाइट बना देता है। स्पोरोफाइट अगेन स्पोर्स फॉर्म करता है और ये स्पोर्स जर्मिनेट होके वापस अपना ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। ये है इसकी लाइफ साइकिल। The diploid sporophytic and haploid gametophytic that alternate with each other. The lengths of the haploid and diploid phases, whether these phases are free living or dependent on others, vary among different groups of plants. This phenomenon is called alternation of generation. You will study further details of this in chapter 3. Kingdom Animalia. This kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms which are multicellular. इनके पास सेल वॉल नहीं होती, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में यार, हमारे यहाँ ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको एनिमल स्टार्च भी कह सकते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोसोइक ingestion of the food. They follow definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory neuromotor mechanisms. Most of them are capable of locomotion. The sexual reproduction is by copulation of male and female, followed by embryological development. Salient features अगले chapter 4 में give. Which of the following statements is incorrect?
Morels in truffles are edible delicacies. हाँ जी है. Claviceps is a source of many alkaloids and LSD. Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. Yeast have filamentous body with long thread-like hyphae. यार yeast तो हमें पता है यार सिंगल यूनिसेलुलर होता है, तो उसमें कहाँ लॉन्ग फिलामेंटस बॉडी होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है. बाकी देख लो, कोनिडिया हाँ जी होता है एंडोजेनस, ठीक है, सॉरी कोनिडिया होता है एक्सोजेनस, ये स्ट्रक्चर के ऊपर लगा होता है, जबकि जो एस्कोस्पोर्स है वो एस्कोकार्प के अंदर लगे होते हैं. मॉरल्स एंड ट्रफल्स तो खाए जाते हैं. क्लेविसेप्स जो से एलएसडी मिलता है. एलएसडी एक हेलुसिनोजन है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलामाइड. One of the major components of cell wall of most fungi is, यार काइटिन की होती है उनकी तो सेल वॉल है ना, सेलुलोज की तो नहीं होती, पेप्टिडोग्लाइकन की तो बैक्टीरिया की होती है, हेमीसेलुलोज उनमें एल्गी वगैरह में देखने को मिल जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, ये बताते हैं. साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, यह देते हैं भाई प्यार से. गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, हाँ जी. यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, यार यू मतलब होता ही ट्रू है, तो फॉल्स कैसे हो सकता है. फाइकोमाइसिटिस आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, हाँ जी कहते हैं, क्योंकि जो ऊमाइसिटिस हैं, फाइकोमाइसिटिस में दो आते हैं ना, एक तो आपका जाइगोमाइसिटिस और एक ऊमाइसिटिस. तो जो ऊमाइसिटिस होती है उनकी सेल वॉल बनी होती है इसकी सेलुलोज की, तो उन्हें एल्गल फंजाई कहते हैं. तो यार इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट. ऑल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसिटिस. हाँ बात तो सही कह रहा है, ठीक है ये तो. म्यूकर, रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, एस्कोमाइसिटिस. यार म्यूकर तो उसका फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल था ना, बुक में फाइकोमाइसिटिस में लिखा है. एगेरिकस, पैरासिटिक फंगस, बेसिडियोमाइसिटिस. यार एगेरिकस बोले तो मशरूम, मशरूम कहाँ वो होता है पैरासिटिक, ये तो जमीन पे उगता है यार, सेप्रोफाइटिक होता है. फाइटोप्थोरा, एसेप्टेट, बेसिडियोमाइसिटिस. बेसिडियोमाइसिटिस तो सेप्टेट होते हैं, और वैसे भी जो फाइटोप्थोरा है वो वैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं गिवन, लेकिन ये भी फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन म्यूकर, म्यूकर हमारी फंगस है. वॉलवॉक्स एक एल्गी है, वुचेरिया पता नहीं क्या है. एनाबिना साइनोबैक्टीरिया है. ये तीनों एग्जाम्पल्स तो एनसीईआरटी में मेंशन है ना, ये फंगस है, ये एल्गी है, ये एनाबिना अपनी साइनोबैक्टीरिया थी. तो साइनोबैक्टीरिया क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स, तो इसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा क्या, नहीं होगा. द imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to Basidiomycetes, Phycomycetes, Ascomycetes या Deuteromycetes. फिर एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है कि ड्यूट्रोमाइसिटिस जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स हैं, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, तो ड्यूट्रोमाइसिटिस होगा इसका आंसर. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स. हाँ न्यूरोस्पोरा को कहते थे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम. मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स. यार मॉरल्स और ट्रफल्स को तो खाते हैं, वो तो मशरूम जैसा होता है, बस फर्क इतना है कि वो एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, तो पता नहीं यीस्ट दारू बनाने के लिए यूज होता है. पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स. हाँ पेनिसिलिन बनता है उससे, तो बी ऑप्शन गलत हो गया. Which one of the following is true for fungi? They are phagotrophs. They lack a rigid cell wall. They are heterotrophs. They lack nuclear membrane. Which is true for fungi? They are heterotrophs. ठीक लग रहा है. कोई भी फंगस खुद खाना नहीं बनाती, सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं. भले एल्गल फंजाई कह देते हैं लेकिन वो खाना थोड़ा ना बना लेती है खुद. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन सेक्रोमाइसिस. मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज किस में एब्सेंट होंगी, प्रोकैरियोट्स में. ढूंढ लेते हैं. सेक्रोमाइसिस एक फंगस है, यीस्ट है. स्ट्रेप्टोकोकस एक बैक्टीरिया है. क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है या फिर प्लाज्मिड है, प्रोटिस्टा है. मर्जी है तुम्हारी, मतलब साइंटिस्टों की कहीं भी रख लेते हैं, बट वैसे प्रोटिस्टा में कहलाई जाती है अब तो. प्लाज्मोडियम अगेन एक प्रोटिस्टा है. तो इसमें प्रोकैरियोट कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस. कोकस जहाँ नाम आ गया तुम्हें नहीं भी पता, कोकस तो पता है स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है, तो कोकस ही होगा. रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म. ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट पक्सिनिया कॉज करता है, और स्मट उस्टिला को कॉज करता है. रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, मिलॉइडी गाइन स्पीशीज. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया सोलनी. देखो एक होता है अर्ली ब्लाइट, एक होता है लेट ब्लाइट. लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है एक फाइकोमाइसिटिस, जिसका नाम हमने अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले देखा था, क्या दिखा था, फाइटोप्थोरा है ना, लिखा हुआ था ना, फाइटोप्थोरा, बेसिडियोमाइसिटिस ऐसा कुछ लिखा हुआ था. वो कॉज करती है लेट ब्लाइट. अर्ली ब्लाइट कॉज करती है ऑल्टरनेरिया सोलानी. काफी पुराना क्वेश्चन है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया. तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो नहीं, ऑल्टरनेरिया सोलानी तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है. अब लास्ट पार्ट्स बचे हमारे वायरस. देखो यार वायरस की कहानी बड़ी ही दर्द भरी है. क्यों, क्योंकि इसको कहीं भी पनाह नहीं मिली, इसको कोई भी 5 किंगडम में जगह नहीं मिली, ना ही वायरस को, ना वायरॉइड्स को, ना प्रायोन्स को, ना ही लाइकन्स को. कौन है ये लोग. ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड. हाँ जी हो ही जाती है. क्यों, किससे कॉज होती है, राइनो वायरस से. उसको राइनेटिस भी कहते हैं. राइनो वायरस कॉज करता है इसको, और वो एक वायरस है ऑफकोर्स.
हमने उसको कोई भी किसी भी किंगडम में जगह क्यों नहीं दी? क्यों? क्योंकि यार वो लिविंग है ही नहीं। वो लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि वो किसी होस्ट के बाहर खुद जिंदा नहीं रह सकता, वो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। और ऊपर से हमने क्या कहा था कि ट्रू लिविंग वो है जिसका एक सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, कहा था ना फर्स्ट चैप्टर में। तो वायरसेस का तो सेल ही नहीं होता। वायरस के पास क्या होता है? बाहर एक प्रोटीन की कोट होती है और अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसको हम सेल थोड़ा ना बोल देंगे। इसके पास तो कोई मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक नहीं है इसके पास। और इन ये जब किसी उसके होस्ट सेल के बाहर होते हैं तो वो बस एक क्रिस्टल की तरह है, इनर्ट क्रिस्टल्स की तरह, नमक, चीनी, इन सब की तरह। उन्हें आप शीशे के जार में रख सकते हो सालों तक। ये आपका बहुत ही सुंदर तो नहीं, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे देखो पहचानने को आ सकता है गुमशुदा की तलाश, कैप्सिड, और इसको ये जो पूरी लेयर है इसको कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सिड जो है वो प्रोटीन की लेयर है इसकी। ये इसका आरएनए है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस है। एक बात ध्यान रखना कि वायरस में या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों साथ में कभी नहीं होते। हमारे में क्या है? हमारे में आरएनए डीएनए दोनों है। यूकैरियोट्स में दोनों होते हैं, लेकिन मतलब नॉर्मल जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास दोनों होते हैं, लेकिन जो वायरस है उसके पास सिर्फ या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। ये क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब है जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस नाम से पता चल रहा है टोबैको के प्लांट को इन्फेक्ट करता होगा। ये है बैक्टीरियोफेज। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, हमारे जैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, ठीक है। बड़ा सुंदर सा है, देखो इसके ऊपर एक पॉलीहेड्रल हेड है डायमंड जैसी, फिर एक कॉलर है, फिर एक शीथ है, और फिर ये टेल फाइबर्स है। ये टेल फाइबर्स चलने के लिए नहीं है। कोई भी वायरस मोटाइल नहीं होता। वायरस कभी भी मोटाइल नहीं होते, उनके पास कोई भी मूवमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये चलने फिरने के लिए नहीं है, ये उसके बैक्टीरिया के सरफेस पे चिपकने के लिए है। तो ये टीएमवी और बैक्टीरियोफेज थे। और ये करते क्या भाई? वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, किलिंग द होस्ट। वुड यू कॉल अ वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? पता नहीं, मतलब कभी लिविंग है कभी नॉन लिविंग है। उनके पास लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और नॉन लिविंग के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है? देखो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो अपनी डीएनए आरएनए को जो भी है उसके पास उसको रेप्लिकेट कर सकता है, भले ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर करे, बट कर तो सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है खुद को, ठीक है। और क्या है? प्रोटीन्स बना सकता है, अपने प्रोटीन्स बना सकता है, भले ही उसकी होस्ट की मशीनरी को यूज करे, प्रोटीन बना सकता है। नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या क्या है इसके पास कि ये इसको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ये वो किसी होस्ट के बाहर इनर्ट होता है, नॉन सेलुलर है, ये इसके पास कोई प्रॉपर सेल नहीं है, क्योंकि यार मेम्ब्रेन भी नहीं है, इसको हम सेल थोड़ा ना बोलेंगे, नॉन सेलुलर है। द नेम वायरस, सबसे पहले वायरस नाम किसने दिया? वायरस का नाम है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये सबसे पहले दिया था, ये सबसे पहले पाश्चर ने दिया था। यहाँ पे एक वर्ड रह गया, या ये सबसे पहले पाश्चर ने दिया था, PASTUER। पाश्चर वही जिसने बताया था कि दूध को यार उबाल के फिर ठंडा करके करो तो उसमें कीड़े वीड़े नहीं लगते। ये टर्म दिया था पाश्चर ने। उसके बाद अगली लाइन ये दूसरी लिखी है, इवानोव्स्की ने ये रिकॉग्नाइज किया था कि सर्टेन बैक्टीरियाज एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस को इसने डिस्कवर किया था। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। मतलब एक छन्नी होती है जिसमें अगर आप बैक्टीरिया को पास करो तो बैक्टीरिया उससे पास नहीं हो पाएंगे। जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, वैसे बैक्टीरिया के फिल्टर्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया यहीं पे चिपक जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते। लेकिन वायरस जो था वो उस बैक्टीरिया से भी छोटा था, तो वो इसको भी क्रॉस कर जा रहा था। फिर एक और साइंटिस्ट आई, साइंटिस्ट के नाम पे भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। इवानोव्स्की ने क्या किया था? टोबैको मोजाइक वायरस को वो किया था, डिस्कवर किया था। उसने ये नहीं बताया था कि वायरस है, उस टाइम लोगों को नहीं पता था वायरस जैसी भी कोई चीज़ होती है। फिर बेजरिंग ने आया, जिसने ये बताया, जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट्स एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। संस्कृत लगती है ना, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये टर्म किसने दी सबसे पहली बार? ये दी बेजरिनेक ने। क्यों दी? क्योंकि जब इसने इन्फेक्टेड प्लांट्स का वो निकाल के, एक्सट्रैक्ट निकाल के जब हेल्दी प्लांट में डाल दिया तो ये बेचारा बीमार हो गया, इसको भी वो बीमारी लग गई। इसका मतलब इससे जो इसने एक्सट्रैक्ट निकाला उस फ्लूइड में वायरस थे, है ना, और वो वायरस कैसे, मतलब इसने कहा कि ये जो फ्लूइड है वो पॉइजनस है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। उसके बाद स्टैनली आए, उन्होंने बताया कि इन वायरसेस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, और क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट, दो टर्म्स आती हैं, ऑब्लिगेट और
फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट मतलब कंपलसरी है, वो बिना पैरासिटिक फॉर्म के रहे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। फैकल्टेटिव मतलब कि उसके पास कोई और भी ऑप्शन हो, कभी पैरासाइट बन जाए कभी कुछ और बन जाए, लेकिन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट से पैरासाइट के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकते। इन एडिशन ऑफ प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटीरियल, या तो वो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। अ वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब उसके पास न्यूक्लिक एसिड भी है और उसके पास प्रोटीन भी है। जेनेटिक मटीरियल इज इन्फेक्शियस। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट, अब इसमें एक जनरल बात बताई गई है जिससे आपके कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, प्लांट वायरस जो होंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करेंगे वो क्या होंगे, इन्फेक्ट जो एनिमल्स को करेंगे वो सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कुछ भी हो सकता है। और जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज जो होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। तो इसमें मेजरली ना प्लांट्स पे और बैक्टीरियोफेज वालों पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो आपको कोई भी एक प्लांट वायरस उठा के दे देंगे जैसे टोबैको मोज़ाइक वायरस, चिली मोज़ाइक वायरस, और पूछ लेंगे कि इसमें क्या है, तो आपको पता है कि वो प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा मोस्ट प्रोबेबली। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो एनिमल्स वाले हैं वो कुछ भी हो सकते हैं यार, एनिमल्स में वैरायटी होती है बहुत ज़्यादा। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, प्रोटीन कोड जो है उसको कैप्सिड कहते हैं और उसकी हर एक यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। मतलब सॉरी, ये जो पूरा कोट है इसको कहेंगे आप कैप्सिड। और इसकी जो एक ये बना हुआ ना, एक जो ये बना हुआ ना गोला, इसको आप कहोगे कैप्सोमियर, कैप्सोमियर। प्रोटीन कोट कैप्सोमियर प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल हो सकता है, पॉलीहेड्रल हो सकता है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्यूबॉइडल भी हो सकता है। उसके बाद वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। तो आपको ना ऑड वन आउट पहचानने को आ सकता है कि इनमें से बताओ कि कौन कौन से वायरस वाली डिजीजेस हैं और कौन सी नहीं है। एड्स इन ह्यूमंस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय वायरस। कौन सा वायरस होता है वो, कौन सा वायरस होता है वो, HIV। इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी, प्लांट्स में सिम्टम कौन कौन से, मोजाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ। मोजाइक फॉर्मेशन मतलब ये लीफ है, इस पे ना कुछ कुछ धब्बे धब्बे से बन गए, ठीक है, लीफ तो ग्रीन होता है, धब्बे धब्बे से बन गए। लीफ कर्लिंग मतलब लीफ बेचारा ऐसा थोड़ा सा फोल्ड सा हो गया। येलोइंग, ये इसमें पीलापन पड़ने लग गई, पीला पीला, ये तो ग्रीन ही है, ये पीला पीला पड़ने लग गया। वेन क्लियरिंग मतलब इसकी जो वेन्स है आपको इतनी, इसकी वेन्स होती है ना जिससे वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसकी वेन्स अब आपको अच्छे से नजर नहीं आ रही। ड्वार्फिंग, प्लांट छोटा होता जा रहा है, स्टंटेड ग्रोथ, वहीं उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। वायरॉइड्स, अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं। वायरॉइड्स के डिस्कवर पे भी क्वेश्चन आता है। T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया था न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। वायरस बैक्टीरिया से छोटा था, वायरॉइड्स वायरस से भी छोटे हैं। और ये डिजीज का एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ जाता है PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इट वाज फाउंड टू बी फ्री आरएनए, यार इसके पास कोई प्रोटीन भी नहीं था, सिर्फ आरएनए, बाहर कुछ भी नहीं है। इट लैक्ड प्रोटीन कोड दैट वाज फाउंड इन वायरस, हेंस द नेम वायरॉइड। आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। इस पे लो मॉलिक्यूलर वेट पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो मिट गया। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले पॉइंट पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वायरॉइड का, पहली बात तो वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए था, और उसका जो आरएनए भी था वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का था। और वायरॉइड्स जनरली उसमें प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल्स की कोई डिजीज अभी तक नहीं देखने को मिली है। प्रायोन्स पे ना ये मोस्ट वो रिसेंट वाला है, तो इस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, पहली बात तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करेंगे, was found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। जब हम उसकी जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है आरएनए, डीएनए, क्योंकि यही है जो रेप्लिकेट कर सकते हैं, दूसरे में खुद को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट प्रायोन्स इसके एक्सेप्शन है। ये एक ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि रेप्लिकेट कर सकते हैं, जो कि आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी कुछ फोल्डिंग एबनॉर्मल हो गई। जैसे कि जब हमारे प्रोटीन्स बनते हैं तो क्या होता है, एमिनो एसिड्स बनते हैं, एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स अपने ऊपर फोल्ड होकर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और या फिर टर्शरी स्ट्रक्चर। तो उसी टाइम में अगर इसकी फोल्डिंग एबनॉर्मल हो जाती है तो ये प्रायोन्स बन जाते हैं। उसकी डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE, कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज। इसमें तो आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे कि मैड काउ डिजीज कॉज कौन करता है, प्रायोन्स, और किस में कॉज करता है, कैटल में। और ह्यूमंस में कौन सी होती है, जैकॉब डिजीज, क्या ये क्रुट्सफेल्ड जैकॉब डिजीज, CR जैकॉब डिजीज। ये जैसे कि जितना पागल प्रायोन्स काउ को करते हैं उतना ही पागल ये CJD ह्यूमंस को करता है। तो दो ही डिजीजेस के यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। इसके अलावा एक बड़ी वो है, पॉपुलर डिजीज है, आपने सुना होगा
जिसमें इंसान हंस हंस के पागल हो जाता है। कुरू डिजीज, उसमें इंसान हंस हंस के इतना पागल हो जाता है कि वो हंसते हंसते मर जाता है। कुरू डिजीज ये भी प्रायोन्स की वजह से होती है। इसके अलावा ये हो गया बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी हो गया। इसके बाद एक स्क्रैपीज डिजीज भी आता है जो कि शीप में होती है। तो ये 2-3 डिजीजेज हैं जो कि किससे होती है, प्रायोन्स, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स है वो, और कुछ नहीं है। लाइकन्स, लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई, यहाँ पे एल्गी की जगह ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायोन्ट। फाइको मतलब होता है प्लांट, फाइकोबायोन्ट। और जो फंगल पार्टनर है वो है माइकोबायोन्ट। माइको वर्ड ही फंगस के लिए आता है। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, मतलब माइकोबायोन्ट जो होगा वो हेटरोट्रॉफिक होगा और जो फाइकोबायोन्ट होगा वो ऑटोट्रॉफिक होगा। यार एल्गी तो खाना बना ही लेते हैं खुद। अब इनके फंक्शंस क्या क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, और फंजाई क्या करता है बदले में, फंजाई प्रोवाइड शेल्टर और एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि फंजाई, आपको पता है फंजाई के हाइफे बड़े लंबे लंबे से होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उनकी, फैले हुए होते हैं हर जगह, ठीक है। तो वो दूर दूर तक फैल के मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यही मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब कर करके ये एल्गी को दे देते हैं। एल्गी साथ में है इसके। और एल्गी क्या करता है, आपको पता है एल्गी जो है एक प्लांट है, वो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके खाना बना सकती है। तो खाना बनाने का काम एल्गी का है, मतलब एल्गी पत्नी है। और जो ये है फंगस है, ये पति है। ये पैसे कमा के लेके आता है, पति की स्पेलिंग भी गलत है, ये पैसे कमा के लेके आता है और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। मतलब so close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. अगर आप लाइकन को अलग कर दो ना, एल्गी अलग कर दो, फंजाई अलग कर दो, तो ये दोनों मर जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है, बहुत प्रेम है इनके बीच में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहाँ पे दीज आर वेरी गुड SO2 इंडिकेटर्स, SO2 जहाँ पे होगी एयर में, ये लोग वहाँ नहीं ग्रो करेंगे, मर जाएंगे। तो लाइकन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, दे डू नॉट गो इन पॉल्यूटेड एरियाज। पॉल्यूटेड मतलब पर्टिकुलरली SO2 पॉल्यूशन की बात यहाँ हो रही है। ये वेरी लेटेस्ट 2020 का क्वेश्चन है, वायरॉइड्स के बारे में। क्या हो गया, वायरॉइड्स के बारे में क्वेश्चन है। दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड, हाँ। दे हैव DNA विथ प्रोटीन कोड, दे हैव फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड, या दे हैव RNA विथ प्रोटीन कोड। बताओ भाई क्या था वायरॉइड्स में। वायरॉइड्स वायरस से भी छोटे होते थे। अंदर क्या था उनके पास, सिर्फ RNA था, बाहर ना कोई प्रोटीन कोड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दूर की बात है। तो दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड को टिक मार ले, मार लो भैया, अच्छी बात। यार देखो इसमें 2019 का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। वायरॉइड्स लैक ऑफ प्रोटीन कोड, हाँ जी सही बात, अभी तो पता है सिर्फ उसमें RNA होता है। वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, हाँ वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मतलब वो पैरासिटिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। इनफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोड। प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, हाँ प्रायोन्स होते हैं एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। अभी थर्ड पॉइंट में देखो, वायरस जो होता है उसका ये प्रोटीन कोड है, अंदर एक होता है RNA या फिर DNA जो भी है। ये क्या करता है, हमारा जो होस्ट का जीनोम है, सपोज ये हमारा ब्यूटीफुल से DNA है, इसमें ये अपना DNA RNA जो भी है उसको उसमें कन्वर्ट करके, अगर RNA है तो उसको DNA में कन्वर्ट कर देता है, और DNA तो अच्छी बात है, ये इसको हमारे जीनोम में ट्रांसफर कर देता है। ये इनकॉर्पोरेट हो गया यहाँ पे। अब हमें पता भी नहीं चलता, हम अपने DNA के साथ साथ इसका DNA भी रेप्लिकेट कराते जाते हैं, अपने प्रोटीन्स बनाने के साथ साथ इसके प्रोटीन्स भी बनाते जाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या ट्रांसफर किया है हमारे अंदर, ये RNA जो RNA या DNA जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया, प्रोटीन कोड नहीं ट्रांसफर होती, प्रोटीन कोड कोई नहीं ट्रांसफर करता भाई। तो इस पॉइंट गलत हो गया, और इस बात को प्रूव किया था मार्था और चेज। मार्था चेज नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि जो वायरस है वो प्रोटीन कोड नहीं ट्रांसफर कर रहा, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है, मतलब ये अपना RNA या फिर DNA ट्रांसफर करता है। मैड काउ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड। मैड काउ डिजीज का दूसरा नाम क्या है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE। फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, या फिर फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। क्या वो वायरस है, क्या वो वायरॉइड है, या फिर वो प्रायोन है। यार अभी भी तो देखा था प्रायोन था, और प्रायोन क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। आगे बढ़ जाओ। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग DNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। ये तो 2020 का रिपीटेड क्वेश्चन है। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग RNA मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, RNA मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। तो हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ RNA होता है, बाहर कोई प्रोटीन कोड नहीं होती, तो आंख बंद करके सी ऑप्शन लगा देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स, दे लैक फिर आ गया, दे लैक अ प्रोटीन कोड, दे आर स्मॉलर देन वायरस, दे कॉज इन्फेक्शंस। आहा, जो मैंने लाइन अंडरलाइन करवाई थी, देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिकुलर वेट। नहीं, पहली बात तो इनके पास प्रोटीन भी नहीं है, ऊपर से इनके पास RNA भी है तो उसका भी मॉलिकुलर वेट कम है।
विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। हमने फोटो देखी थी ना, फोटो देखी थी बड़ी सुंदर सी, ऐसी जलेबी जैसा था और फिर ऐसी अंगूर जैसे इसके वो थे। कौन था ये? पोलियो वायरस था, टोबैको मोज़ेक वायरस था, मीजल्स वायरस था, ये रेट्रो वायरस था? ये टोबैको मोज़ेक वायरस था। क्या बोला इसने? जिसके पास कैप्सोमियर्स हो, ये इसके कैप्सोमियर्स थे। जिसके पास ये हो, क्या हो? कॉइल्ड आरएनए हो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था इसके पास, ठीक है। और ये हेलिकल भी होता है, ठीक है, ये मतलब ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज होता है। अगर आप उसकी डायग्राम उसमें देखोगे, बुक में देखोगे। वायरसेज हैव डीएनए इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट, हो सकता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, दूर की बात है। सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी नहीं होते। बोथ डीएनए एंड आरएनए, कभी नहीं ना। तो वायरसेस के पास क्या होगा? डीएनए इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस? ऑल आर पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, तो जी सही है। ऑल हैव हेलिकल सिमेट्री, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम। तो भाई एंटीबायोटिक्स का सच में कोई इफेक्ट नहीं होता, तभी हम कहते हैं ना वायरल डिजीजेस काफ़ी खतरनाक होती है। उनके खिलाफ आपको वैक्सीन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उनका क्योर आराम से मिलता नहीं है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज, हाँ भाई किसी होस्ट के अंदर चल जाएंगे तब तो सिंथेसाइज कर पाएंगे ना। दे हैव हेलिकल सिमेट्री, नहीं, हमने देखा था कि इनकी अलग अलग शेप हो सकती है, हेलिक्स हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पॉलीहेड्रल हो सकती है। जैसे कि अपना बैक्टीरियोफेज है तो बड़ा सुंदर सा ऐसा था डायमंड शेप का, तो इसको हम हेलिकल थोड़ा ना बोलेंगे, इसको हम हेलिकल बोलेंगे क्या? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। चलो, वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड, वायरियन, कोर, न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन, बट वायरस के कोट को क्या कहते हैं? एनवेलप मतलब कोट, कैप्सिड कहते थे। द कॉजेटिव एजेंट अगेन आ गया, मैड काउ डिजीज, यानी कि बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एंसेफेलोपैथी। कौन है? कौन है वो? कौन है वो? प्रायन। वॉर्म यार, वॉर्म थोड़ा ना, केचुए थोड़ा ना आके करेंगे। Viruses are no more alive than isolated chromosomes because they require the environment of a cell to replicate. They require both RNA and DNA. They both need food molecules. They both require oxygen for respiration. मतलब आपको कहा है कि वायरस और एक सिंगल ऐसे आइसोलेटेड क्रोमोसोम में कुछ खास फर्क है नहीं। क्यों? क्योंकि यार वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकते ना। एक खाली पड़ा क्रोमोसोम खुद थोड़ा रेप्लिकेट करेगा, उसको पूरा एक सेल चाहिए, पूरा मशीनरी चाहिए। तो दे बोथ रिक्वायर द एनवायरमेंट ऑफ अ सेल टू रेप्लिकेट। ये सही लग रहा है। Which one of the following statements about viruses is correct? Nucleic acid of viruses is known as capsid. Viruses possess their own metabolic system. All viruses contain both RNA and DNA. Viruses are obligate parasites. Nucleic acid of viruses, नहीं यार, ये तो गलत बात है। उसकी जो कोट थी उसको कहते हैं कैप्सिड। तो ओन मेटाबॉलिक सिस्टम, नहीं, दूसरों के मेटाबॉलिज्म पे ही वो है, दूसरों की थाली में छेद करते हैं। ऑल वायरसेस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, नहीं यार, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो सही बात क्या होगी? ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। टोबैको मोज़ेक वायरस, यार ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना भी है, तो इसको इग्नोर ही मारते हैं। लेंथ पूछिए उसकी, टोबैको मोज़ेक वायरस की, हमें क्या पता। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन्स, यार अब तुम बोलोगे कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है तो होना तो उसमें क्या चाहिए? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। छोड़ो, वैसे भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी। हाँ, एंजाइम तो वायरस के पास हो सकते हैं, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी, ये वायरस के पास होते हैं। कुछ कुछ वायरस के पास वो होते हैं, रेट्रो वायरस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ऐसा थोड़ा नहीं। यार आंसर तो इसका वायरस गिवन है, बट आई डोंट थिंक सो। काफ़ी पुराना क्वेश्चन तो हो सकता है, उस टाइम उनको पता ही ना हो, 20 साल पहले का क्वेश्चन है, उनको नहीं पता होगा वायरस में एंजाइम होते हैं। बट यार कुछ वायरस के पास होते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है कुछ कुछ एंजाइम्स के पास जो रेट्रो वायरस होते हैं, ताकि वो अपने आरएनए को डीएनए बना सकें। A virus can be considered a living organism because it responds to touch stimulus. हमने छू के तो नहीं देखा यार। Respires, नहीं। Reproduce inside the host, can cause disease. तो basically reproduces inside the host, सही होना चाहिए। Which of the following is correct about viruses? Viruses possess their own metabolic system. नहीं, viruses contain either DNA or RNA. Viruses are facultative parasites. Viruses are readily killed by antibiotics. कौन सा सही लग रहा है बोलो? Either DNA और RNA, क्योंकि बोथ कभी नहीं होता। फैकल्टेटिव मतलब कभी कभी पैरासाइट हो गए, आज मन किया तो नहीं यार, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं, ऐसे वो जी नहीं सकते। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट यही हो गई, सेकंड वाली। रेडिली किल्ड बाय एंटीबायोटिक्स, नहीं, एंटीबायोटिक्स उन पर कुछ खास असर कर नहीं पाती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? अच्छे तुम देख चुके हैं। लाइकन्स पे आते हैं। लाइकन्स के बारे में क्या सही है? लाइकन्स आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं यार, SO2 पॉल्यूशन को इंडिकेट कर देते हैं। लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, हाँ ये बात तो सही है। एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स इज कॉल्ड माइकोबायोन्ट, नहीं, फंगल को कहते हैं, फंगल कंपोनेंट को। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, तो उल्टा कह दिया इसने। लाइकन्स डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, सही है ना। टोबैको मोज़ेक वायरस जीन्स आर, अरे बीच में कहाँ से आ गया? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था, अभी हमने देखा था।
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वैसे भी जो वो होते हैं प्लांट वायरस होते हैं उनमें जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर्स ऑफ SO2 pollution in the environment? Conifers, algae, lichens, fungi. Lichens. Simple. Which of the following is correct? Which one single organism or the pair of organisms is correctly assigned to its taxonomic group? Paramecium and Plasmodium belong to the same kingdom as that of Penicillium. Penicillium तो फंगस है, एस्कोमाइसिटिस में आता है, और पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटिस्टा है। तो नहीं यार, ये तो बिल्कुल अलग अलग बात हो गई। लाइकन इज कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फाउंड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड अ प्रोटोजोन। ना, एल्गी एंड फंगस होता है। फंगस तो होना ही चाहिए, साथ में एल्गी होना हो, भले ही साइनोबैक्टीरिया हो एल्गी की जगह। यीस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज फंगस। हाँ फंगस है। नॉस्टॉक एंड एनाबिना आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्टा। नहीं, वो तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई? सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई? ईस्ट वाली। ईस्ट फंगस यार, सिंगल सेल यूनिसेलुलर फंगस है, एस्कोमाइसिटिस में आता है वो भी। There exists a close association between the algae and fungus within a lichen. The fungus के function पूछे, provides protection, anchorage and absorption for the algae. Provides food for the algae नहीं, fungus तो पति है, fungus पति है, वो खाना नहीं बनाएगा। Fixes the atmospheric nitrogen for the algae, releases oxygen for the algae. तो क्या हो जाएगा यार? प्रोटेक्शन और एंकरेज एब्जॉर्प्शन यही सब करेगा, और क्या ही कर सकता है वो। Lichens are well known combination of an algae and fungus, where fungus has सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप, एपीफाइटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। इसका मतलब क्या क्या है? सेप्रोफाइटिक मतलब फंगस जो है एल्गी को खाता है। ओहो। एपीफाइटिक मतलब एल्गी के बस ऊपर रह रहा है फंगस, बस ऐसी पड़ोसी है, रेंट दे रहा है। पैरासिटिक रिलेशनशिप विद एल्गी मतलब वही ये इसको एल्गी को खा रहा है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोनों साथ में दोस्ती कर रखी है दोनों ने। तो भैया फिर तो लास्ट पॉइंट ही सही होगा ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों की अच्छी खासी मित्रता है। तो क्या ही बन गया जी। मोस्ट ऑफ द लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडोमाइसिटिस। मैं फंगल पार्टनर बता दूं, एस्कोमाइसिटिस मोस्टली होते हैं, ठीक है, बाकी देख लो, रेड एल्गी एंड एस्कोमाइसिटिस, ब्लू एल्गी। तो देखो यार, मैंने बताया था जरूरी नहीं है कि एल्गी हो, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, तो भी ऑप्शन होना चाहिए। तो यार यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म होता है अपना चैप्टर। तो अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, देख लेना और क्या।